हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा स्टडी का टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन फंक्शन का लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। कंसेप्ट्स को बच्चों पूरा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बार देखने से कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती, तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को 2-3 बार देखिए। जहाँ पर डाउट है वहाँ से दोबारा इसको देखना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको टॉपिक कैसा लगा और आप नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ये लिंक साथ साथ शेयर करते रहिए। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल। देखो बेटे, प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि जब आप इनपुट्स जितनी भी मतलब आपकी आगतें हैं वो इनपुट्स आप इंक्रीज करते चले जाते हो, तो उसके रिटर्न्स में आपको आउटपुट कैसे मिल रही है उनको कहते हैं प्रतिफल। आपको कितना फायदा हो रहा है या फिर हानि हो रही है। ठीक है, तो जो पैमाना है, जो स्केल होता है, स्केल को हम कहते हैं पैमाना। पैमाने का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ एक फैक्टर को नहीं बल्कि आप पूरे के पूरे स्केल को, सारे के सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए रिटर्न्स टू स्केल जो है ना, ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट होता है। दीर्घ काल में हम इसको पढ़ते हैं। इसमें हम कहते हैं कि ऑल फैक्टर इनपुट्स आर वेरिएबल। हमारे जितने भी फैक्टर इनपुट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल हैं। वेरिएबल का मतलब है कि हम सभी फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें चाहे लैंड हो, चाहे कैपिटल हो, लेबर हो, कुछ भी हो। ठीक है, और सभी फैक्टर्स को हम चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं, फैक्टर्स चेंज इन सेम प्रपोर्शन। सेम प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि आप सभी फैक्टर्स को समान अनुपात से बढ़ाते हैं। यानी कि यदि आपने सपोज कीजिए ये आपकी लैंड है, ये आपकी लेबर है। ठीक है, आप पहले एक यूनिट ऑफ लैंड के साथ 2 लेबर लगाते थे। अब यदि आप लैंड को डबल करोगे तो लेबर को भी डबल करोगे, लैंड को 3 गुना करोगे तो लेबर को भी 3 गुना करोगे। इसको हम कहते हैं कि सभी फैक्टर इनपुट्स को आप सेम प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं जब आप रिटर्न्स टू स्केल को पढ़ते हैं। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल के लॉज जो हैं, इसमें जो रिटर्न्स मिलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल में जो आपको प्रतिफल मिलते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स, पैमाने के घटते प्रतिफल। और तीसरे होते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी कि पैमाने के समान प्रतिफल। ठीक है, हम इन तीनों को एक टेबल की हेल्प से अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। एक और चीज का हम ध्यान रखते हैं कि जब हम रिटर्न्स टू स्केल के ये तीनों रिटर्न्स के बारे में स्टडी करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स, कि इनपुट्स में आपने कितने प्रतिशत परिवर्तन किया और उसके परिणाम स्वरूप आपके जो आउटपुट हैं उनमें कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ठीक है, कि जब हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करेंगे तो हम इनपुट्स में जो आपने इनपुट्स लगाई हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह, इनमें कितने प्रतिशत परिवर्तन किया, इसके परिणाम स्वरूप आपका उत्पादन कितने प्रतिशत से बढ़ा या। अब हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हमारा लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल जो है वो वर्कआउट करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। इसमें हम कहते हैं एक्सप्लेनेशन में
कि सपोज कीजिए हम फैक्टर्स यूज करते हैं के, एल और के, और हमारा आउटपुट होता है पी, यानी कि पी आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये P आउटपुट का लेवल है, ये हमारी L लेबर और K कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज कीजिए हम ये कहते हैं कि हमने लेबर को M से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल को भी M से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने लेबर को किसी एक m कोई भी एक इंटीजर वैल्यू हो सकती है, डबल कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। m जो है ना वो क्या है, कोई भी डिजिट 2, 3, 4 एनी नंबर से, ठीक है। तो हमारा आउटपुट चेंज हो गया p से p1 पे। अब यहाँ पर हमारे 3 केसेस बनते हैं। केस 1 कि यदि p1 अपॉन p, ये जो नया आउटपुट है और जो ये पुराना आउटपुट है, P1 अपॉन P का रेशियो ग्रेटर देन M है, तो हमें मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, देखिए कैसे, इसको एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। सपोज कीजिए जब हम L लेबर और K कैपिटल लगाते थे, उस टाइम हमारा आउटपुट होता था 4। हमने लेबर को डबल कर दिया, आउटपुट को भी डबल कर दिया, वो सॉरी कैपिटल को भी डबल कर दिया, यानी कि M की वैल्यू जब हमारी 2 हो जाती है और हमारा जो नया आउटपुट है P1 की वैल्यू आती है, सपोज कीजिए यदि 12, ठीक है। अब हमने क्या कहा, 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब 3 जो है वो 2 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। केस 2 में हम क्या कहते हैं कि यदि P1 अपॉन P की वैल्यू M के बराबर है, तो हमें मिलते हैं स्थिर प्रतिफल, यानी कि कांस्टेंट रिटर्न्स। अब इसी एग्जांपल हम दोबारा चलते हैं कि हमारी यदि ये P1 की वैल्यू 4 से जब हम आउटपुट को डबल करते हैं, तो हमारी ये P1 की वैल्यू 12 होने की बजाय यदि 8 हो जाती है, हम इसको चेंज करेंगे, 8 हो जाती है, तब हमारा 8 अपॉन 4 किसके बराबर है, 2, और M की वैल्यू भी 2 है, 2 इज इक्वल टू 2, तो हमें क्या मिल गई, कांस्टेंट रिटर्न्स। इज इट ओके? जब हमारा ये रेशो M के ज्यादा होगा तो हमें बढ़ते प्रतिफल मिलेंगे, M के बराबर होगा तो हमें कांस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगे, और केस 3 में हम कहते हैं कि यदि P1 अपॉन P की वैल्यू M से कम है, तो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेंगे। डिक्रीजिंग रिटर्न्स यानी कि घटते प्रतिफल हमें मिलेंगे। हमारी वैल्यू जो हमारा आउटपुट है, अब ये क्या है, 8 भी नहीं होता, सपोज कीजिए हमारा आउटपुट बढ़ता है 6 जब हम लेबर को भी डबल करते हैं और कैपिटल को भी डबल करते हैं। पहले हमारा होता था 4, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 1.5। ये क्या है, लेस देन 2 है, तो हमारा आउटपुट तो बढ़ना चाहिए था ना। हमें ज्यादा फायदा कब होगा, जितना हम अप्लाई कर रहे हैं हमें कम से कम उतना तो मिले या उससे ज्यादा मिले। यहाँ तो हमें उससे भी कम मिल रहा है, इसीलिए हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब इस चीज को हम जो है एक टेबल की हेल्प से इस एक्सप्लेनेशन को और ज्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें आपको निकालना है परसेंटेज, जो आप पहले आप टेबल को ध्यान से बनाना सीखिए। जिसको टेबल आ गई समझो उसको इस क्वेश्चन का सारा आ गया। टेबल के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन चलता है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे यूनिट्स ऑफ लैंड एंड यूनिट्स ऑफ लेबर, ठीक है। हम कहते हैं कि लैंड हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने
से बढ़ाया। लेबर जो है वो पहले हमारी 2 थी, फिर हमने लैंड को 1 यूनिट से बनाया तो इसको हम डबल से बढ़ाएंगे, क्योंकि इसका रेशो, इनका हमने कहा था कि प्रोपोर्शन शुड बी सेम ऑफ द इनपुट्स। जो आपके इनपुट्स है उनका प्रोपोर्शन यहाँ पर 1:2 है, यानी कि 1 हेक्टेयर लैंड पर 2 लेबर काम कर रही है तो 2 पर 4 करेगी। जो इनका काट कर जो हमारा जैसे 2:4 है, इसको यदि हम स्मॉलर यूनिट में करते तो 1:2 आ, ये हमेशा 1:2 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 का टेबल। 8, 10, 16, 14, 12, 14 एंड 16। अब देखिए हमने यहाँ पर निकालना है परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। अब बेटे परसेंटेज, स्टूडेंट्स परसेंटेज चेंज निकालना जो है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग का हम नहीं निकालते, हम क्या करते हैं, अपर में से जो लोअर है उसमें से अपर माइनस करते हैं। 4 - 2 डिवाइडेड बाय पीछे वाला 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 100%। इज इट ओके? कैसे करना है, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले में से माइनस करना है, बड़े में से छोटा माइनस करके और छोटे वाले से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल इनपुट माइनस इनिशियल इनपुट डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जैसे 6 - 4 डिवाइडेड बाय 4, जो पीछे वाला है उससे डिवाइड करना है 100 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर बच गया 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 50%। तो यहाँ पर आपका आ गया 50%। ऐसे ही 8 - 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 33%। फिर 10 - 8 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका आ गया 2 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 25%। फिर ऐसे ही 12 - 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 20%। 14 - 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय, ऊपर 2 ही बचेगा क्योंकि हमने सेम डिस्टेंस लिया हुआ है, डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये आ जाएगा 6 1 द 6 और ये बच गए 4, 16 पॉइंट समथिंग % जो है ना ये आ जाएगा। इस तरीके से आपने फैक्टर्स का इनपुट का परसेंटेज निकालना है। अब आपने लेना है टोटल आउटपुट। जो आपका आउटपुट है, आउटपुट के लिए अभी तक आपको टेबल में कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। यूनिट्स ऑफ लैंड 1 से बढ़ा दिया, यूनिट्स ऑफ लेबर 2 से बढ़ा दिया, इसकी परसेंटेज। अब आपने जो टोटल प्रोडक्शन लेना है, क्योंकि हमने इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाने हैं, फिर हमने कांस्टेंट रिटर्न्स दिखाने हैं, फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाने हैं, इसीलिए जो हम टोटल आउटपुट लेंगे वो पहले जो है ना, हम जैसे पहले हमने 10, फिर हमने लिया 30, पहले 20 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस, फिर 20 का डिफरेंस, फिर 10 का डिफरेंस, फिर 5 का डिफरेंस। इस तरीके से आप टोटल आउटपुट लेंगे तो धीरे धीरे जो है ना आपके तीनों रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जैसे अब इसका भी हम परसेंटेज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन या फिर आउटपुट, इसको जब हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज, तो ऐसे ही ऊपर वाला छोड़ दिया, 30 - 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये क्या आ गया 200%। ठीक है, फिर आगे 60 - 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, यहाँ पर आपका आ गया 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 100%। इज इट ओके? ऊपर वाले में से माइनस करते चले जाइए। 80 - 60 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 33%।
100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पर 20, 40, ये आ गया 25%। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट निकाल लेंगे 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपका आ गया 10%। फिर 115 माइनस 110 डिवाइडेड बाय 110, तो 5 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 50 डिवाइडेड बाय 11, ये आ गया 4 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, अब हमारा मेन क्या है, हमने सारे टेबल में ये देखना है कि आपने इनपुट्स में कितना चेंज किया, उसके रिस्पेक्ट आउटपुट में कितना चेंज हुआ। यहां तक आप देखते हैं कितने में, यहां तक इसमें क्या है, इनपुट्स में चेंज करते हैं आप 100%, आउटपुट चेंज हो रहा है 200%। इनपुट्स में चेंज किया 50%, आउटपुट चेंज हो गया 100%, तो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्लियर है? प्लीज साथ साथ कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए, इनपुट्स आपके 33% बढ़े, आउटपुट भी 33% बढ़ा, इनपुट 25% बढ़ा, आउटपुट भी 25% बढ़ा, यानी कि यहाँ पर आपका जो स्केल का चेंज है, इनपुट्स और आउटपुट में होने वाला चेंज सेम है, तो ये आपको होंगे कांस्टेंट रिटर्न्स। और उसके बाद आपको मिलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स। आप इनपुट्स 20% से बढ़ा रहे हैं, आउटपुट 10% से बढ़ रहा है, इनपुट 16% से बढ़ा रहे हैं, आउटपुट 4.4% से बढ़ रहा है, तो ये आपके आ जाएंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इस तरीके से आपको जो आउटपुट मिलता है वो आपने यहाँ पर परसेंटेज में मेजर करना है कि परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट के अकॉर्डिंग ही हम रिटर्न्स टू स्केल को स्टडी करते हैं कि आपके रिटर्न्स जो है वो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या फिर कांस्टेंट है। अब हम इसके बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम में देखिए हमारे 3 तरह के हैं। पहले हम करते हैं बात इंक्रीजिंग रिटर्न्स की। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा आपको परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स लेना है इधर, और इधर लेना है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। ओके, अब ये आप लीजिए 10%, 20%, 30% और 40%। ठीक है, ये भी यहाँ पर 10%, 20%, 30% और 40%। स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि हमने इनपुट्स 10% यूज किए, आउटपुट भी हमारा 10% हुआ। अब हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स लेने हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में हम क्या कहेंगे, हमने इनपुट्स को 10% से बढ़ाया, ठीक, लेकिन आउटपुट हमारा जो है वो 20% से बढ़ गया। क्या है, ये चेंज कम है, ये चेंज ज्यादा है। तो जब हम ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए, एक पॉइंट आ गया ए, एक पॉइंट आ गया बी, जब हम इन ए और बी पॉइंट्स को मैच करते हैं तो जो हमारा ये लाइन शो करती है, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न्स में ध्यान रखना, इनपुट्स में होने वाला चेंज कम है, आउटपुट में होने वाला चेंज ज्यादा है। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स की। कांस्टेंट रिटर्न्स में से ये डायग्राम बहुत ही आसान है बनाने। यहाँ पर वही परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स और इधर लेंगे हम परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। तो ये आपका वही 10%, 20%, 30% एंड 40%। इधर ऐसे ही 10%, 20%, 30% एंड 40%। कम ज्यादा भी आप ले सकते हैं।
पहले हमारा ये 10% था, ये भी 10% था। अब हमने इनपुट्स को 10% से बढ़ाया, 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया, और यदि हमारा आउटपुट भी 10 से बढ़कर 20 होता है तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स। क्या कहते हैं? कांस्टेंट रिटर्न्स। इसका मतलब क्या है कि इनपुट्स में होने वाला चेंज और आउटपुट में होने वाला चेंज दोनों बराबर है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को जो मिलाते हैं तो ये वाली लाइन जो है ये कांस्टेंट रिटर्न्स को रिप्रेजेंट करती है। इस लाइन को हम 45 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। 45 डिग्री लिखने का मतलब है इक्वल चेंज, सेम चेंज इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दैट मीन्स कि इक्वल चेंज इन इनपुट्स एंड इक्वल चेंज इन आउटपुट। जिस प्रोपोर्शन में आपका इनपुट्स चेंज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट भी चेंज होगा। अब हमारा लास्ट है डिक्रीजिंग रिटर्न्स। डिक्रीजिंग रिटर्न्स में हम कहते हैं कि हमने इनपुट्स को ज्यादा बढ़ाया। इनपुट्स 10%, परसेंटेज में आप लिखना मत भूलना, बार बार मैं आपको बता रही हूं कि इस डायग्राम में हम परसेंटेज चेंज को स्टडी करते हैं। आपको परसेंटेज चेंज जरूर लिखना है। ये वीडियो जो भी स्टूडेंट माइक्रो वाले हैं सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग वही 10% इनपुट 10% आउटपुट। अब हमने इनपुट्स को बढ़ा दिया 20% से, यानी कि 10 से बढ़ाकर 30 कर दिया। आउटपुट हमारा जो है ना वो 10 से 30 होने की बजाय कितना होता है? 25 यदि होता है तो हम इसको कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। ये क्या होते हैं? हमारे डिक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें कि आपका आउटपुट में होने वाला चेंज, ये चेंज कम है और ये चेंज ज्यादा है। आप इनपुट्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं लेकिन आपका आउटपुट उस प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इस तरीके से हम लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की जब बात करते हैं तो याद रखना बच्चों, ये लॉन्ग रन का कंसेप्ट है। इसमें कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता, सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और इक्वल प्रोपोर्शन में हम इनपुट्स को चेंज करते हैं। उसके कारण आपका आउटपुट 3 तरीके से चेंज होता है: इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और कांस्टेंट रिटर्न्स। यदि इनपुट्स में जितना चेंज हुआ उतना ही आउटपुट में चेंज होता है तो कांस्टेंट रिटर्न्स है। यदि इनपुट्स में होने वाला चेंज ज्यादा है, आउटपुट में होने वाला चेंज कम है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। यदि इनपुट में होने वाला चेंज कम और आउटपुट में होने वाला चेंज ज्यादा है तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहते हैं। हर फर्म जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स गेन करना चाहती है और इसके लिए वो एफर्ट्स करती है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, यहाँ तक आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे कॉस्ट फंक्शन को। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को के ऊपर अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग भी हम अपने टॉपिक को चेंज कर देंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, बाय।